है और एक सीविंग करने के लिए जो छोटे कण की है उसको अलग करने के लिए हमने बना रखे हैं। और ये सभी का पूरे अगर हम ये करेंगे 20 लाख के लगभग कीमत है तीनों मशीन का। एक और कृषि उपयोगी यंत्र के प्रदर्शन स्थल पर किसानों की भारी भीड़ पूरे दिन जमा रही। कौतूहलकारी यह यंत्र नीलगाय, सुअर, नुकसानदायक पक्षियों को भगाने हेतु लाभकारी है। ये किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। किसान जहाँ जहाँ पे हमने लगाई है, जिस किसान के खेत पे लगाई है वहाँ पे किसी प्रकार से भी नीलगाय का या किसी जानवर का या चिड़िया का, तोतों का, कौवों का, कबूतरों का, सब डर के वहाँ से भाग गए हैं। नीलगाय पे इसका असर बहुत ज्यादा है, सुअर पे इसका असर बहुत ज्यादा है, जंगली सुअर पे। देश के कोने कोने से पहुँचे किसानों ने खेती की उन्नत तकनीकी जानकारियों को ग्रहण किया। सर यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है हमने, एक तो जो हमारा ये किसान संगठन है सर, इससे जो हमारे दूर दूर के किसान हैं जैसे, तो उनको हमने इनवाइट कर दिया था कि भैया तुमको इस मेले में आना है। सर कल आए थे 70 किसान और खुर्जा के पास से आए थे 65 किसान और ये लखावटी जो पड़ता है आपका यूनिवर्सिटी, वहाँ से आए थे हमारे एक बस। तो जैसे जैसे उनका यहाँ आना जाना शुरू हुआ है तैसे तैसे वो सीखे यहाँ की जो है कार्य प्रणाली और वो ऊंचे चढ़ते चले गए सर। जहाँ कुछ भी नहीं होता था वहाँ अब आप जाके देखो किसान माला माल है। पूसा संस्थान के मार्गदर्शन में सैकड़ों किसान क्लबों का गठन कर सामूहिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। ये जो किसान क्लब हमने जो बनाए थे, तो हमारे को वैसे पूसा इंस्टीट्यूट से ये एक संगठन बनाने की प्रेरणा मिली और इस संगठन बनाने से सबसे बड़े जो किसान को फायदा है वो अपने बीज और बीज के बाद में जो भी हमारे ग्रेन है उसकी वैल्यू एडिशन करने के बाद में जो बेचते हैं उससे 30 से 35% के एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। मेले में आए किसानों को क्या लाभ हुआ, जानते हैं एक किसान से। देखा जी, जब फसल देखी फूल की तो देगी बहुत बढ़िया जी, टमाटरों की, गोभी की और फूलों की बहुत अच्छी देखी जी और बहुत अच्छा वो है। और जी ये जो है पवित्र खेती के बारे में भी बोल सकते हैं, इसमें क्या लोभ है क्या नहीं है। और जी बहुत बढ़िया फसल देखी हमने अच्छी तरह, बहुत अच्छा। केवल यही नहीं कि किसान इस मेले में आते हैं और जानकारी लेकर वापस चले जाते हैं, बल्कि सैकड़ों किसान मेले में बताई गई तकनीकों को प्रक्षेत्र पर अपनाकर लाभान्वित भी होते हैं। मैं जब यहाँ पहली बार किसान मेले में आया, पूसा के इस किसान मेले में, तो मैं 2004 में आया था। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ मधुमक्खी पालन के लिए बहुत कुछ लोगों ने बताया और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप सीकोपुर जाकर के ट्रेनिंग कर लीजिए। मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली और पूसा ने मेरी पूरी हेल्प की और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मधुमक्खी व्यवसाय इस तरीके से स्टार्ट किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पूसा संस्थान द्वारा आयोजित यह किसान मेला किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान भाइयों, नकदी फसलों के अंतर्गत तंबाकू की बात करें तो इसकी खेती हमारे बिहार प्रदेश के बहुत से कृषक करके अच्छी आय प्राप्त करते हैं, किंतु वह लाभ आज भी नहीं ले पा रहे हैं जो कि मिलना चाहिए। यदि इसके कारणों पर गौर करें तो पाएंगे कि किसान भाई तंबाकू की नर्सरी से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक कठिन मेहनत करते हैं, परंतु सही परिपक्वता की पहचान, कटाई की सही विधि इत्यादि की जानकारी नहीं होने के कारण किसान बंधु बहुत कम लाभ में संतोष करते हैं, जबकि उन्हीं किसानों के बीच वैज्ञानिक बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए तंबाकू की खेती कर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं ग्राम जितबरपुर जनपद समस्तीपुर के कृषक बिंदेश्वरी दास। तो आइए सुनते हैं उनके अनुभवों को। हम 2 बीघा में तंबाकू की खेती किए हुए हैं, अभी पका है, कुछ जैसे काटे भी हैं और कुछ काटने वाले हैं। कुछ रुपए हम अक्टूबर माह में किए हैं। अब पीटी 76 का प्रभेद है। कटाई का समय में इसको 130 से 35 दिन में तैयारी हो जाता है, लेकिन गोटी भी छिटकने लगता है पीलापन का, तब हम बुझ जाते हैं कि कटाई लायक है। कटाई करते हैं सर हंसुआ से, खुरपी से, कुछ आदमी गरासा से करते हैं। उसके बाद कटाई के बाद 5 गो रौदा लगता है तो एक जगह जमा करते हैं, जमा करके उसको बना करके पसारा जाता है
उल्टा पुंडा करके। और जब चौक में लायक हो जाता है तो उसको चौक में लगाते हैं। चौक में 3 दिन 4 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर पलटते हैं। इसी प्रकार से वो तैयारी 1 महीना के लगभग में हो जाता है। चिरने लायक तैयार हो जाता है सर, तो उसको चिरवाते हैं। तो उसमें क्वालिटी छांटते हैं, जैसे 1 नंबर पत्ता, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 1 नंबर तब बाजार में जाता है जो खाने के यूज में आता है, 2 नंबर भी यूज में आता है, तीसरा नंबर वह चूर जो पीनी बना करके आदमी सूखा में चलता है। उसके डंटी गुल बनाने के लिए ले जाते हैं लोग। इन प्रकार से 2000 रुपया सब प्रति कट्ठा के हिसाब से हम लोग का खर्चा लग जाता है। 1 कट्ठा से बढ़िया 1 ग्रेड का तम्बाकू 1 मन निकलता है, यानी 40 किलो चलता है। 15 से 20 हजार रुपये कुंटल। जैसे 2000 तो खर्चा में बात कर देते हैं, 5 से 6 हजार रुपये कट्ठा बचत होता है। हम लोग का व्यापारी जैसे झरिया हुआ, धनबाद हुआ, कलकत्ता हुआ, इस तरह का व्यापारी जब माल तैयारी हो जाता है तो यहाँ से बात कर करके ले जाते हैं, हम लोग का पैसा दे देते हैं। इससे हम लोग का जैसे कि ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बच जाता है। ग्राम जितपरपुर समस्तीपुर के कृषक रूपेश कुमार झा, तो आइए सुनते हैं उनके अनुभवों को। मेरा तंबाकू का खेती लगभग 6 बीघा के आसपास है। ये हम लोग कनिया और पीटी किए हुए हैं। ये आज से लगभग 3 महीना पहले, 3 और 3.5 महीना पहले इसे रुपाई करते हैं। फसल पक जाती है। किसान भाइयों, तंबाकू की कटाई की यदि बात करें तो रोपाई के 135 से 140 दिन के बाद पत्तों का रंग हरा से पीला पड़ने लगता है और पत्ते मोटे हो जाते हैं, तब इसकी कटाई करनी चाहिए। पकने जाता है, उसमें पीलापन आने के बाद हम लोग समझ जाते हैं क्या पूरी तरह तैयार हो गई है और उसको काटना है, तो हम लोग काट देते हैं। पेड़ जहाँ से शुरू हुई जमीन पर उससे हल्का नीचे से लेते हैं और खास करके हम लोग खुरपी से प्रयोग करते हैं कटाई करने। पेड़ जब काटते हैं तो ये जो है 2-4-5 दिन हम लोग छोड़ते हैं खेत में। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं तंबाकू की क्योरिंग एवं सुखाने की प्रक्रिया पर। तंबाकू को काटने के बाद कई तरह से सुखाया जाता है, परंतु बिहार में धूप में सुखाने की प्रथा प्रचलित है। इसमें धूप में ही तंबाकू को तब तक सुखाया जाता है जब तक इसका मध्य रीब पूरी तरह सूख न जाए। इसके बाद पत्तों को तने से काटकर अलग कर दिया जाता है। फर्मेंटेशन अथवा भट्टा लगाना, सूखे हुए तंबाकू के 14 पत्तों को एक जगह एक मुट्ठा बांध दिया जाता है। अब इसके खूंटी को पानी में डुबाया जाता है और हल्का पानी पत्तों पर छिड़का जाता है। सभी मुट्ठों का एक ढेर लगा दिया जाता है। पत्तियों में नमी रहने के कारण तंबाकू के ढेर में गर्मी पैदा होती है। जब ढेर का तापमान 40 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो तंबाकू के ढेर को तोड़कर फिर नया ढेर बनाया जाता है। यह प्रक्रिया 2-3 दिन पर दोहराते रहना चाहिए। 20-25 दिनों बाद पत्तों पर सफेद चूना जैसा बट्टा दिखने लगता है। अब यह तंबाकू बिल्कुल तैयार है। अब आइए बात करते हैं पत्तों की छटाई एवं श्रेणीकरण पर। अब पत्तों की गुणवत्ता के अनुसार 4 ग्रेडों में अलग अलग छांटकर बांध देना चाहिए। 4 ग्रेड इस प्रकार हैं। मुरहन, लंबी चौड़ी मोटी गहरे भूरे रंग के पत्ते जिन पर उजला भट्टा चढ़ा हो। मेल, मध्यम लंबाई एवं भूरे रंग के पत्ते। छेबुआ, छोटी एवं भूरी पत्तियां। खड़सान, बिल्कुल छोटे और हल्के पत्ते। गांठ बांधना, सभी ग्रेड के अलग अलग मुट्ठों का गांठ बांध देना चाहिए जो बाजार जाने लायक होता है। यहाँ के जो हम लोग तैयार कर लेते हैं तो व्यापारी लोग आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, कुछ रांची से आते हैं, कुछ गढ़वा साइड से आते हैं, डाल्टनगंज साइड से उधर से। इसी तरह कुछ टाटा से भी आते हैं। इसी तरह आते हैं और उनको हम देते हैं और वो ले जाते हैं। यहाँ बिकने पर क्या होता है कि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी बचता है। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। सतारा जिले की रामबाबू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिले आए थी, उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन, ट्रैक्टर कहाँ था, सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो, लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है।
कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से गाय एवं भैंस का पालन छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर किया जाता है और जो पशुपालक दुधारू पशुओं की देखरेख उचित ढंग से कर रहे हैं वे बिना किसी प्रकार की समस्या के सफलतापूर्वक चला रहे हैं। पशुपालक भाइयों, देखरेख के अंतर्गत जो प्रमुख पहलू हैं उसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें जैसे आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन, टीकाकरण इत्यादि प्रमुख हैं। इन्हीं प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत ब्यात के समय और ब्यात के पश्चात पशुओं की विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो आपके पशु के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और पशु के नवजात शिशु को भी विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। यही नहीं, इन पशुओं में मृत्यु का खतरा भी बना रहता है। अतः पशुपालक भाइयों, यदि आपके पशु का ब्यात का समय है तो आपको इस बात की जानकारी का होना आवश्यक है कि ऐसे समय में पशु की देखरेख कैसे की जाए। कुछ इसी प्रकार की जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं एक प्रगतिशील पशुपालक नलनीश कुमार से। जैसे हमारे पशु गाय या भैंस का पता लगता है कि ये ब्याने की अवस्था में है, उससे हमें 2-3 दिन पहले पता लग जाता है कि हमारा पशु अब ब्याने की अवस्था में है। तो उसे हम गाय या भैंस को अपने बाड़े में और पशुओं से अलग कर देते हैं, जिससे कि ताकि कोई भैंस या गाय उसके टक्कर न मार दे, जिससे उसके बच्चे में हमें दिक्कत पैदा हो। तो उसे हमें अलग बांधने चाहिए और अपने बाड़े में उसके नीचे कोई बिछौना वगैरह डालना चाहिए, जैसे पत्ती हो, रेत भी डाल सकते हैं और पराली वगैरह का भी हम बिछौना डाल सकते हैं, जिससे उसे गद्देदार एक स्थान मिल जाए। और साथ में जैसे हमारे पशु को लगता है कि ये ब्याने की अवस्था में है तो हमें एक तो तेज ब्लेड और या कैंची या टिंचर आयोडीन हमें अपने स्थान पर हर समय रखनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसे हमारे कोई गाय या पशु जब ब्याता है तो वो गाय या भैंस नीचे बैठ जाती है, तो सबसे पहले योनि से एक सफेद पदार्थ का और वो निकलने के बाद वो थैली फूट जाती है और उसके बाद हमारे पशु बच्चे के खुर बाहर आते हैं। खुर आने के बाद आप उसका धीरे या तो उनको खुरों को पकड़ लो और उसके बाद आता है बच्चे का मुंह आने के बाद हम उसे पशु के धीरे से टांगे पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं अपने बच्चे को। किसान भाई, जैसे बच्चा पैदा होता है तो एक तो उसका मुंह साफ करना चाहिए, नाक साफ करना चाहिए, पूंछ वगैरह सब साफ करने के बाद या तो कोई कट्टा बोरी से साफ बिल्कुल रगड़ के साफ कर दो, जिससे एक वो हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। जैसे ही वो हमारे बच्चा बाहर निकल जाता है तो हम उसके कैंची से या तेज ब्लेड से उसके नालवे को हम काट देते हैं। आहार नाल को काटने के बाद उस पर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए, जिसमें कोई बैक्टीरिया न लगे और वो हमारा इनको इन्फेक्शन न पैदा होए। तो हमें उसे हाथ से सब कुछ साफ करने के बाद उसे मलना चाहिए, जिससे उसमें एक गर्माहट पैदा आए और उसके बाद हमें उसे अपने गाय या भैंस के पास डाल देना चाहिए, जिससे वो चाटेगी। किसान भाइयों, जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो गाय या भैंस उसको चाटती है तो उससे उसका रक्त संचार बढ़ जाता है। रक्त संचार बढ़ने के बाद फिर 1-2 घंटे के बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो जाता है। खड़ा होने के बाद हम उसे उंगली से या हाथ से उसको थन पकड़ाते हैं, जिससे उसे चूंगने की प्रैक्टिस हो जाए और ऐसे धीरे धीरे बच्चा माँ का थन पकड़ लेता है और फिर वो अपनी अवस्था में आ जाता है। किसान भाइयों, जैसे हमारे गाय या पशु भी आता है, अगर वो जेर नहीं डालता है तो उससे 2-3 घंटे के बाद हमें अपने बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। जो गाय का या भैंस का खीस होता है वो बच्चे को पिला देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। किसान भाइयों, बच्चे को खीस पीने से एक तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता पैदा होती है और उसमें खून का संचालन भी बढ़ जाता है और जो अंदर कोई गंदगी होगी पेट के वो भी बाहर निकल जाती है। इसलिए हमें किसान भाइयों अपने बच्चों को 2-3 दिन तक खूब खीस पिलाना चाहिए, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, बहुत से किसान करते हैं कि जब तक जेर नहीं डालती गाय या भैंस तो तब तक दूध नहीं निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हम अपने पशुओं को अगर जेर नहीं डाली, अगर हम उसका दूध या खीस निकाल लें तो उसे जेर डालने में भी आसानी रहती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेगा और हमारी गाय या भैंस भी स्वस्थ रहेगा। सीमांत एवं मझोले किसान भाइयों को कृषि के साथ साथ बटेर पालन की बात करें तो कुक्कुट पालन में सीमांत एवं मझोले किसान भाइयों के लिए पालन करना सुविधाजनक होता है,
क्योंकि इस पक्षी में रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों को बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है। अतः इस लाभ को देखते हुए यदि आप भी बटेर पालन अपनाना चाह रहे हैं तो बटेर पालन हेतु आप किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत में बटेर पालन की शुरुआत कुक्कुट उद्योग में मांस उपयोग हेतु मुर्गी पालन के एक अच्छे विकल्प के रूप में की गई है। वर्तमान में बटेर पालन अत्यधिक लाभकारी एवं लोकप्रिय व्यवसाय बन चुका है। प्रमुख जातियां जापानी बटेर की प्रमुख किस्में फराओ, इंग्लिश सफेद, ब्रिटिश रेंज आदि हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली द्वारा उपरोक्त प्रजातियों के संकरण द्वारा कुछ नई स्ट्रेन जैसे कैरी श्वेता, कैरी उज्ज्वल, कैरी पर्ल भी विकसित की जा चुकी है, जो कि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी पाई गई है। चूजों की ब्रूडिंग हेतु बटेर पालकों को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चूजों को ब्रूडर गिरी में आने से 8-10 दिन पूर्व ब्रूडर गिरी, बैटरी ब्रूडर, दाने पानी के बर्तन आदि की उचित सफाई कर जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। ब्रूडर में उपयोग किया जाने वाला बिछावन हमेशा सस्ता, स्थानीय उपलब्ध एवं फफूंदी, विष, धूल रहित होना चाहिए। ब्रूडर गृह में बिछावन को 6 से 8 सेंटीमीटर मोटी परत के रूप में बिछाना चाहिए। ब्रूडर के अंदर कैरोगेटेड पेपर बिछाना चाहिए, इससे चूजों के पैर नहीं फैलते हैं। ब्रूडर में चिकगार्ड हावर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाने चाहिए तथा 6-7 दिन बाद चिकगार्ड को हटा देना चाहिए। हैचरी मशीन से चूजों को ब्रूडर गृह में लाने के तुरंत बाद गुड़, ग्लूकोज आदि का पानी मौसम के अनुसार देना चाहिए। प्रारंभ के 4-5 दिनों तक बारीक स्टार्टर फीड बिछावन पेपर पर ही बिखेर कर देना चाहिए। ब्रूडिंग के दौरान उचित तापक्रम होना अति आवश्यक है। ब्रूडिंग के दौरान 1 से 3 दिन, 4-5 दिन, 6-7 दिन, 8 से 14 दिन, 15 से 21 तथा 22 से 28 दिन क्रमशः 35, 34, 33, 29, 24 तथा 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना चाहिए। चूजों को शुरू में प्रथम 2 सप्ताह 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। यदि चूजों की अच्छी बढ़वार लेनी हो तो 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था 5 सप्ताह तक करनी चाहिए। वयस्क बटेरों को भी चूजों की तरह दोनों ही पद्धति बिछाली एवं पिजड़ा पद्धति में पाला जा सकता है। बिछाली पद्धति में 1.5 सेंटीमीटर लीनियर पानी पीने के स्थान, 2.5 सेंटीमीटर लीनियर खाने का स्थान एवं 150 से 200 वर्ग सेंटीमीटर फर्शी स्थान प्रति चूसा होना चाहिए। इस पद्धति में बिछावन 8 से 10 सेंटीमीटर की मोटाई तक बिछाना चाहिए। पिजड़ा पद्धति के अंतर्गत वयस्क बटेरों को बैटरी केजों में पाला जाता है, लेकिन यह पद्धति घनी बिछाली पद्धति की तुलना में महंगी है। सामान्यतः इस पद्धति में सामूहिक पिजड़े उपयोग में लाए जाते हैं। एक सामूहिक पिजड़े में औसतन माप 120 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई में 30 से 40 बटेर पाली जा सकती है। चूजे एवं वयस्क बटेरों का संतुलित आहार निम्न फीड फार्मूले के अनुसार तैयार किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। टीकाकरण। बटेरों में सामान्यतः किसी भी रोग के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ हद तक एंटीबायोटिक्स तथा एंटी स्ट्रेस घोल पानी के साथ आवश्यकता अनुसार देने चाहिए। बटेर पालन में अच्छी उर्वरक क्षमता लेने के लिए नर तथा मादा के संगम का अनुपात 1:3 होना चाहिए। हैचिंग हेतु अंडा लेने के लिए नर तथा मादा 10 से 12 सप्ताह की आयु के बीच होने चाहिए। अंडे नर एवं मादा के संगम के कम से कम 4-5 दिन पश्चात एकत्रित करने चाहिए। उपरोक्त अवधि में ब्रीडर बटेरों को पूर्णतया संतुलित आहार देना चाहिए। बटेर पालन का आर्थिक विश्लेषण इस प्रकार है। बटेर पालन हेतु आवास बनाने के लिए कृषक की निजी जमीन एवं प्रबंधन व्यवस्था संबंधी समस्त कार्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा होना चाहिए। आवास बनाने हेतु औसतन ब्रूडर, ग्रोवर, लेयर ट्री में प्रतिपक्षी 0.2 वर्ग फीट फर्श स्थान एवं स्थानीय सामग्री द्वारा निर्माण दर 100 रुपए प्रति वर्ग फुट। 5 सप्ताह तक प्रतिपक्षी आहार की खपत 600 ग्राम तथा आहार दर अनुमानतः 8 रुपए प्रति किलोग्राम। एक दिन के चूजे की कीमत 3 रुपए प्रति चूजा। 5 सप्ताह की आयु पर औसत भार 150 ग्राम। मृत्यु दर 10%। पक्षियों की बिक्री दर 20 रुपए प्रति पक्षी। 500 बटेर की इकाई स्थापना हेतु लागत तथा आय का विवरण इस प्रकार है। बटेर प्रति बैच एवं प्रति सप्ताह लेने पर एक वर्ष में कुल 47 बैच एवं कुल 23,500 बटेर विक्रय की जा सकती है। अतः एक वर्ष में 23,500 बटेर विक्रय करने पर शुद्ध लाभ 1,11,390 रुपए तथा प्रति पक्षी 4 रुपए 74 पैसे तक प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त लाभ स्थान, मौसम एवं बाजार की मांग के अनुसार घट बढ़ सकता है।
अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम पटेरा जनपद गिरिडीह के कृषक प्रमोद कुमार, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप गेहूं कटाई यंत्र रीपर के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद जी, इसे तो संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसके लिए वर्टिकल कन्वेयर रीपर, जिसके अनुसार पौधा पूरा कटने के बाद सीधा खड़ा का खड़ा साइड में जाके गिर जाता है। सारे पौधे कटने के बाद एक ही दिशा में बिल्कुल लेवल होते हुए गिरे हैं। बस इसके लिए एक आवश्यक बात है कि फील्ड का थोड़ा समतल होना जरूरी है। आप पूरे दिन भर इसको काम में लें तो आप करीब 1 हेक्टेयर से लेकर 1.5 हेक्टेयर तक की कटाई इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। ये इसका प्लेटफॉर्म लगा, ये फेंडर्स और बेल्ट के अलावा पीछे की साइड में आप देख रहे हैं ये एक फ्रेम लगी हुई है और ये इसमें लोहे के लग्स लगे हुए पहिए हैं। इसके अलावा इसको चलाने के लिए जो आप देख रहे हैं ये एक 5 हॉर्स पावर का ग्रीव्स लोम्बार्डिनी का इंजन है। इसके अंदर 1 घंटे में चलाने में 1 लीटर डीजल की खपत होती है। इस मशीन की लागत करीब 60,000 रुपए है। इसमें बांधने की समस्या है, हमें अलग से लेबर लगा के फसल को बांधना पड़ता है, तो वो बधाई की समस्या उसमें रह जाती। तो ऐसे में हमारे पास में एक मशीन आई है जो कटाई भी कर देती है और उस जो कटी हुई फसल है उसको पूलों के रूप में बांध के खेत में डाल देती है। तो इस तरह से ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। बाद में इसको थ्रेसर में डाल के हम दाना निकाल सकते हैं और अलग से भूसा भी निकाल सकते हैं। तो किसान को दोनों फायदा मिलता है। एक तो उसकी जो कटाई है वो सस्ती हो जाती है, जल्दी हो जाती है और समय पर हो जाती है। साथ ही साथ जो दाना है वो भी उसको मिलता है और भूसा भी मिलता है। तो ये जो मशीन है आप देख रहे होंगे सभी किसान भाई, ये मशीन को हम रीपर का बांडर मशीन कहते हैं। इटली की ये बनी हुई मशीन है। ये 10 हॉर्स पावर का इंजन है करीब। तो ये 1 घंटे के अंदर 1 लीटर डीजल खाता है और उस 1 घंटे के अंदर ये पूरी मशीन जो है अपने 1.5 बीघा से लेकर 2 बीघा तक की फसल को काट के बांध देती है। एक आदमी इसके सीट के ऊपर बैठ जाता है और उसी एक आदमी ही इसको ऑपरेट करता है। आप सभी देख रहे हैं ये इसके हैंडल बने हुए हैं, ये हमारे इसके गियर सिस्टम है और इसी गियर सिस्टम की सहायता से ही ये पूरी मशीन जो है मूव करती है। अलग अलग डायरेक्शन में, अलग दिशाओं में इसमें जा सकती है। सामने इसमें एक कटर बार लगा रहता है जो इसका मुख्य यंत्र है कि कटर बार इस इंजन की सहायता से आगे चलता है और जो कटी हुई फसल को, जो खड़ी हुई फसल है उसको काटता है। इसके अलावा जो फसल है कटी हुई, ये जो गाइड्स लगे हुए हैं, इस गाइड्स की मदद से वो फसल जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे इकट्ठी होती है। इकट्ठी होने के साथ ही एक आप रस्सी देख रहे होंगे, ये रस्सी जो है अलग से आती है और अलग ही कंपनी की बनी हुई है, जो हमारे यहाँ अभी भारत में भी कलकत्ता से बनी हुई रस्सी है। इस रस्सी की तरह से यहाँ पर इकट्ठी होती जाती है और जब पूरा बन चुकता है तो वो रस्सी जो है अपने आप ही मतलब पूरा बन जाएगा और बनने के बाद में आपका यहाँ पर पूरा नीचे गिर जाएगा। इस मशीन की कीमत करीब 2,20,000 में ये अभी इन्होंने मंगवाई है। इस यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप कृषि विभाग से संपर्क करें और यदि आप इन यंत्रों का चलित प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान अभिभाग बेरेशिया रोड भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
कल हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। आकर्षक बिहार दिवस समारोह का आज दूसरा दिन लेजर शो से प्रदेश के गौरवशाली इतिहास का बखान। पटना में सोनू निगम के कार्यक्रम के दौरान बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी, कई श्रोता हुए जख्मी। पटना के रिहायशी इलाके में नहीं थम रहा गोरख धंधा, हनुमान नगर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 महिलाएं गिरफ्तार। किशनगंज के पास अवध असम एक्सप्रेस से छुड़ाए गए 8 बाल मजदूर, काम करने ले जाया जा रहा था लुधियाना। और पटना सिटी में जोर पकड़ रहा है नकली रंग का गोरख धंधा, हानिकारक रसायन से प्रभावित हो सकती है त्वचा। नमस्कार, अपना बिहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर बेगूसराय से। बेगूसराय के हीरा लाल चौक स्थित रिबॉक शोरूम में देर शाम भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों की क्षति का अनुमान है। बताया जा रहा है कि रिबॉक शोरूम के मालिक कंपनी के काम से इन दिनों नई दिल्ली गए हुए थे, जिसके चलते शोरूम कुछ समय से बंद था। देर शाम लोगों ने शोरूम से धुआं निकलते देख प्रशासन को सूचित किया, लेकिन दमकल गाड़ी समय पर नहीं पहुंची और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो ये भीषण आग लगी रिबॉक के शोरूम में और इसकी जानकारी दी गई फायर ब्रिगेड को, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई और देखते ही देखते ये पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि रिबॉक शोरूम के मालिक कंपनी के काम से बाहर गए हुए हैं, नई दिल्ली गए हुए हैं, जिसके चलते ये शोरूम जो है वो कुछ दिनों से बंद पड़ा था और अचानक बीती शाम को यहां लोगों ने जब धुआं निकलता देखा तो फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई, लेकिन समय रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से ये पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया है। आगे बढ़ेंगे। पटना में बिहार दिवस समारोह का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिन तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। बिहार राज्य के 101 साल पूरा होने के मौके पर यह समारोह मनाया जा रहा है। इस दौरान पटना के गांधी मैदान में आकर्षक कार्यक्रम किए गए। कई नामी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं लेजर शो के जरिए बिहार के गौरवशाली अतीत को दर्शाया गया। 2 विद्वानों के बीच बहस चली होगी और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ से खिंचे चले आ रहे थे और इसी सिलसिले में अगली कड़ी थी सूफी संतों की। बिहारों का स्थान अब दरगाह खानकाह ले रहे थे। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र स्थलों का विकास हो रहा था और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे